हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है और यहाँ पर हम आपको ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको करवाते हैं चैप्टर वाइज। अभी हम क्लास नंबर 7 पढ़ा रहे हैं, उसमें चैप्टर हमारा 5th चल रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5th के एमसीक्यूज़ आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और जो उसकी डिटेल्ड है वो चैप्टर 5 तक 1 से लेके 5 तक सारी डिटेल जो हमने चैप्टर पढ़ाए थे उसकी वीडियोस हमने सारी अपलोड कर दी हैं। आप जाकर आराम से प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्लास 6 जो है उसकी हमने पूरी डिटेल्ड भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, डिटेल चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कर लिया है और इन सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्लास 6 की बात है, अभी यहाँ पर क्लास 7 चल रहा है तो क्लास 7 का चैप्टर 5 है। और ये जो एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जिनको अपना सिलेबस जो है वो शॉर्ट में कंप्लीट करना है, जिनके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चैनल पर आपसे इन एमसीक्यूज़ की या फिर एनसीईआरटी को पढ़ाने की कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है और ऊपर से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। और ये तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपके फंडामेंटल्स बनाते हैं और एग्ज़ाम में आपके ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं और उन्हीं से आंसर कीज़ भी मानी जाती हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो पहला टारगेट है वो ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। फर्स्ट टारगेट हमने ज्योग्राफी के ही डिटेल चैप्टर पढ़ने को लिया है और उनके एमसीक्यूज़ बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स उठाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और एंड तक ज़रूर देखें हमारी वीडियो को, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। चलो शुरू करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स मीट नियर द न्यू फाउंडलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं के बारे में बात करी गई है जो कि न्यू फाउंडलैंड लैंड के निकट मिलती हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करी गई है? महासागरीय धाराओं। तो ये हमने चैप्टर जब आपको पढ़ाया था ये हमने अच्छे से बताया था कि ओशन करेंट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वार्म ओशन करंट, एक होता है कोल्ड ओशन करंट, है ना। तो जहाँ पर कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपके कोल्ड वाले मिल रहे हैं, कोल्ड के साथ साथ कौन से मिलते हैं? वार्म मिलते हैं। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर एक बहुत ही कैसा एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं क्योंकि उनका जो टेम्परेचर होता है ना वो एकदम मीडियम होता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो उनमें से देखिए, अब आपको यहाँ पे हमने बताया था कि ओयोशी और कुरुशियो, है ना। एक ये है ओयोशी और कुरुशियो, तो ये हमने बताया था कि ये तो जापान के रीजन वाले के पास है ना। फिर सेकंड है इसमें लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। जी हाँ, यही इसका आंसर है कि लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जहाँ पर मिलती हैं उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं। ठीक है, देखो ये सारे ऑप्शन हम कहाँ देख लेते हैं? ये हम देख लेते हैं यहाँ पर अपने इस वाले मैप में देख लेते हैं। अब देखो ये किसकी बात करी गई है? इस वाले रीजन की बात करी गई है कि यहाँ से लेब्राडोर आ रहा है और यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म है। तो वार्म वाले को हमने रेड कलर से दिखाया है और कोल्ड वाले को हमने ब्लू कलर से दिखाया है। गर्म और ठंडी धाराएं, तो ठंडी धाराएं कौन सी होगी? जो कि नीले रंग से दिखी हैं, तो ठंडी में आ गया लेब्राडोर आ गया, और गर्म में कौन सा आ गया? गल्फ स्ट्रीम जो कि लाल रंग से दिखाई गई है। तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेस बन जाता है जहाँ पर कि जो मछली का है ना, मछली जो है आसानी से पकड़ी जा सकती हैं, पूरा बड़ा सा फिशिंग ग्राउंड बन जाता है और उस ग्राउंड को क्या बोलते हैं? सर्वोत्तम मत्स्यधन क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है। दूसरा एक और जगह है बन जाता है, वो है यह ओरोशियो और कुरुशियो, लेकिन हमारा जो आंसर है वो ये वाला है। एक हमने फॉकलैंड भी पढ़ा था। चलो अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये देखो हिंदी में भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि यह है लेब्राडोर और यह है गल्फ स्ट्रीम, तो ये वाले रीजन की बात करी गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले देखिए हमारा जो चैनल है उस पर हम लोगों ने काफ़ी सीरीज़ चला रखी हैं, जैसे कि जीएस एमसीक्यूज़ की हैं, पॉलिटी एमसीक्यूज़ की हैं। तो जीएस में हम 8 एमसीक्यूज़ पढ़ाते हैं, जैसे कि जो डेली करंट अफेयर आते हैं उनसे जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनकर
जो हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना एग्ज़ाम में, हम वो वहाँ पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और पॉलिटी यानी अर्थव्यवस्था में यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों से ही आपके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग में एक जो है इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। फिर हमारी है एनसीईआरटी, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, दूसरी डिटेल्ड एनालिसिस है, जिसमें कि हम लोग फुल चैप्टर पढ़ाते हैं। यहाँ पर डिटेल्ड में क्या कराते हैं, फुल चैप्टर, और एमसीक्यूज़ में उन चैप्टर से बनने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फिर एक है हमारी ट्रिक्स की 5 एमसीक्यूज़। ये वही एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये हमने बहुत ही फ़न में पढ़ाने का एक तरीका निकाला है, आप इनको जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर है हमारी करंट अफेयर मंथली सीरीज़। इसमें हम लोग हर महीने के एंड में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो होते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो पढ़ाते हैं। फिर है एक मेंस टॉपिक, यहाँ पर जो आप बच्चे आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन शुरू से करते हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और हमारे जो चैनल है उसकी कम्युनिटी में आप जाइए, वहाँ पर हम रेगुलर क्वेश्चन डालते हैं, तो वहाँ जाके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और एक है हमारा शॉर्ट वीडियोज़ में हम लोग जो शॉर्ट कंसेप्ट हैं उनको फुल कंसेप्ट के साथ अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। और ये जो सारा की सारा जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा चैनल है, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चों के लिए है। और ये सारी चीज़ें एकदम फ्री हैं, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। आप देखिए, आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे ना, तो एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ के आपसे चार्ज लिए जाते हैं, ऐसे नहीं मिलते कहीं पर भी। आप चाहे जाके देख लेना। और ना ही आपको एनसीईआरटी जैसे पढ़ाई जाती, उसकी भी फ़ीस ली जाती है। तो मेरा कहना यही है कि आप हमारे चैनल में ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए और फिर खुद डिसाइड कीजिए, और फिर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइड्स ऑन द अर्थ सरफेस कम बिकॉज ऑफ। धरती की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। तो देखो, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ज्वार और भाटा क्या होते हैं। आपको पता होगा ज्वार और भाटा का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा समुद्र का लेवल है ना, उसका लेवल बढ़ जाना और उसका लेवल घट जाना। एक हमने मीन सी लेवल पढ़ा था, तो उस लेवल से अगर हमारा लेवल जो है ना, पानी जो समुद्र है उसका लेवल जब बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वार बोलते हैं। अगर वही लेवल समुद्र का पानी अगर कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि धरती की सतह पर ये जो ज्वार भाटा आते हैं, इनका कारण क्या है। तो ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन, क्या ये है, या फिर ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय मून है, या फिर ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून। जी हाँ, यही है कि जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जो सूर्य और चंद्रमा दोनों गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, उससे जो हमारे जो महासागर हैं, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें क्या आते हैं, उनमें टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। तो ये इसका क्या है, सही आंसर है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, है ना, जो आसमान में जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, मोटी मोटी बॉडीज़ हैं, हमारे जैसे हमारी अर्थ भी है, हमारा चंद्रमा है, ग्रह हैं, वो उनकी हर ऐसे ग्रह उपग्रह जो होते हैं, उनकी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स से दूसरे वाले जो ग्रह उपग्रह होते हैं, ठीक है ना, उनको अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो वही खींचने के चक्कर में क्या होता है कि हमारी जो धरती है, जो अर्थ है ना, उसमें जो समुद्र है ना, समुद्र का पानी है, वो खींचा चला आता है। वो क्या होता है, सूर्य की तरफ और चंद्रमा की तरफ खींचता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ सन और मून दोनों ही लगाते हैं। तो यही इसका सही आंसर है। अब देखिए, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। ये देखो, ये है हमारा सूर्य और ये है हमारा चंद्रमा। तो जब ये दोनों क्या करेंगे, अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे, जो तो हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो पानी की सतह है, वहाँ जो पानी है ना, तो वो इधर की तरफ खिंचा आएगा। तो खींचे आने से क्या हुआ, यहाँ पर क्या आ गया, टाइड आ गया, हाई टाइड आ गया, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये हाई टाइड का है, और यहाँ पर जो होगा पानी के लेवल कम हो जाएगा, तो ये वाला रीजन होएगा हमारा लो टाइड होएगा, ठीक है। चलो, आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलो अब आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसमें पूछा है लार्जेस्ट लेक, क्या पूछा है इसमें, विश्व की सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट लेक। अच्छा, यहाँ पर ना सॉल्ट आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी जो है सॉल्ट लेक है वर्ल्ड में कौन सी है, कैस्पियन सागर है, लेक ह्यूरन है, लेक विक्टोरिया है, या रेड सी है। तो इसका सही आंसर आएगा कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। अब देखो, ये जो कैस्पियन सी है ना, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इनलैंड, पहली बात तो ये है इनलैंड वाटर बॉडी है। इनलैंड वाटर बॉडी का मतलब क्या है, जो कि एक कंट्री के अंदर है, और जो लैंड पर है, जो ज़मीन पर है, उस वाली जो एरिया है उससे समुद्र टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड हो गई है, लैंड के अंदर है। दूसरी बात यह है कि यही जो है वो सॉल्ट लेक है, मतलब नमकीन झील है, इसमें मीठा पानी नहीं है। ठीक है, अब एक पॉइंट हम और जान लेते हैं, वो ये है कि हिस्टोरिकली अगर पुराने ज़माने की उससे देखा जाए ना, तो पहले ये जो कैस्पियन झील थी, देखो पहले तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, कैस्पियन झील कहाँ पर है, ये है कैस्पियन सागर। ठीक है, तो वैसे इसको सागर बोलते हैं, लेकिन होती ये झील है। अब सागर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सालों पहले क्या था कि बहुत पुराने टाइम की बात है ये, कि अगर हम इतिहास के उससे देखें तो ये जो थी ना, ये समुद्र से टच थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई कि समुद्र से टच इसका हट गया और ये लैंड लॉक्ड हो गई। ठीक है, तो अब इसे कैस्पियन सागर कहते हैं, सागर, लेकिन हम इसको क्या जानते हैं कि ये लेक है। ठीक है, झील है। सागर इसलिए बोला जाता है कि पहले थी, लेकिन अभी क्या है, ये अभी ये लेक है, तो इसीलिए इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, लेक जुड़ा हुआ है। तो आशा करती हूँ आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोल्ड ओशियन करंट। अब यहाँ पर है ठंडी ओशियन धाराएँ, ठंडी धाराएँ कौन सी हैं, लेब्राडोर है, गल्फ स्ट्रीम है, ब्राज़ीलियन करंट है, अगलास है, कौन सा है। देखो, ये मैंने आपको वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया है, और जब चैप्टर समझाया था तो अच्छे से समझाया था कि कोल्ड कौन सी है और गर्म वाली कौन सी है। ठीक है, अब आप खुद बताइए लेब्राडोर कौन सी है। अब इसको तो आप वैसे भी कर सकते हो कि जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जी हाँ, यही है हमारी कोल्ड ओशन करंट, यानी ठंडी धाराएं। गल्फ क्या होती है, गल्फ तो वार्म होती है, गर्म होती है। इसी तरह से ब्राज़ीलियन वाली वो भी वार्म है, और अगलास जो है वो भी वार्म है। तो कोल्ड सिर्फ कौन सी है, लेब्राडोर। ठीक है, लेब्राडोर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको यहाँ पर भी देख लो, दोबारा से देख लो, ये देखो, ये लेब्राडोर, ये दिख रही है लेब्राडोर, ये नीले रंग से बनाई हुई है, क्यों, क्योंकि ये ठंडी है। ठीक है ना, ठंडी है इसीलिए। अब देखो ब्राज़ीलियन कैसी है, ये गर्म है ना। अगुलास जो है ये भी गर्म है, अभी जो हमने पढ़ा। और गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी गर्म है, ये लाल रंग की है, जो लाल रंग से रिप्रेजेंट कर रखी है वो गर्म है सारी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग टाइड सीन ऑन। ये है वृहत ज्वार देखे जाते हैं, वृहत ज्वार। यहाँ पे स्प्रिंग टाइड्स की बात करी गई है। क्या वो हाफ मून यानी आधे चांद में देखे जाते हैं, या फुल मून में देखे जाते हैं, या फिर न्यू मून में देखे जाते हैं, जिसका मतलब है अमावस्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वो फुल मून और हाफ मून दोनों में देखे जाते हैं। तो सही आंसर इसका हो गया हमारा डी। ठीक है, दोनों ही आंसर आएगा। अब इसको हम, ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, डी है। बी और सी, फुल मून और न्यू मून। न्यू मून का मतलब क्या होता है, अमावस्या होता है। और फुल मून जब पूरा चांद दिखता है तो फुल मून हो गया। तो फुल मून कब दिखता है, पूरा पूर्णिमा पे। और न्यू मून क्या होता है कि जब अमावस्या होती है, जब पूरा चंद्रमा हमारा हमें नहीं दिखता, पूरा ब्लैक होता है, और उस दिन से नया चंद्रमा आना शुरू होता है, छोटा छोटा। ठीक है ना, छोटा छोटा दिखा, फिर और दिखा, फिर और दिखा। तो उसको न्यू मून को क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। इसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि न्यू मून को अमावस्या क्यों बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये मिस्टेक कर बैठते हैं कि न्यू मून का मतलब पूर्णिमा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यू मून का मतलब क्या है, अमावस्या है। अब हम इसको स्प्रिंग टाइड को कहाँ देख लेते हैं, डायग्राम में देख लेते हैं अपने स्प्रिंग टाइड। एक मिनट, तो ये देखिए, ये क्या है कि जब चंद्रमा बीच में आया, क्या बीच में आया,
चंद्रमा बीच में आ गया सूरज और धरती के, तब क्या हुआ, तब अमावस्या होती है, ये आपको पता होगा। और जब सूरज और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है तब क्या होती है, तब पूर्णिमा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था जो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे ऊंचा ज्वार कब उठेगा, जब सूरज अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और चंद्रमा भी लगाएगा, दोनों जो है एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तो पृथ्वी का पानी क्या होगा, इधर की तरफ खींचेगा, तो उससे क्या होगा, बड़े बड़े हाई टाइड्स आएंगे, मतलब कि ज्वार आएंगे, सबसे ऊंचा ज्वार उठने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृहत ज्वार बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। सेम ऐसी ही कंडीशन फुल मून यानी कि पूर्णिमा में होती है। यहाँ पर भी क्या है कि इधर से सूरज लगाता है और इधर की तरफ से कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। तो दोनों ने अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, इसने इधर से इस पानी को खींचा, इसने इधर से इस पानी को खींचा, तो क्या हुआ, तो भी स्प्रिंग टाइड आया, यानी वृहत ज्वार आया। बहुत ऊंचे ऊंचे क्या आ गए, टाइड आ गए, ज्वार उठ गए। तो आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन डेड सी स्विमर कैन फ्लोट इन इट बिकॉज ऑफ। मृत सागर में, डेड सी का को क्या बोलते हैं हिंदी में, मृत सागर बोलते हैं। तो मृत सागर में यह तारक प्लव कर सकते हैं, क्योंकि, अब क्यों कर सकते हैं, जो तैराक होते हैं, है ना, वो जो स्विमर्स हैं वो उसमें क्यों तैरते हैं, वो डूबते क्यों नहीं हैं, ये क्वेश्चन है। तो क्योंकि उसके हाई मॉइस्चर होता है, हाई सैलिनिटी मतलब अधिक लवणता होती है, या लो सैलिनिटी मतलब कम लवणता है, या लो मॉइस्चर है, अधिक आर्द्रता है। तो इसका सही आंसर है हाई सैलिनिटी। अब देखो ये जो डेड सी है ना, पहली बात तो ये है कि ये कहाँ पर है, ये है इज़राइल में है। ठीक है, इसकी सैलिनिटी मतलब लवणता इतनी ज़्यादा है, वैसे है 300 ग्राम है पर लीटर ऑफ वाटर में। कितनी है, 300 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में। कि इसमें अगर कोई स्विमर, तैराक, कोई भी इंसान अगर इसमें डुबकी लगाता है ना, तो वो डूबता नहीं है, नहीं डूबता, वो तैरता ही रहता है। ठीक है, वो नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता, क्योंकि इसकी जो लवणता है, सैलिनिटी है, उसके कारण इस पानी की डेंसिटी का मतलब है जो उसकी घनत्वता होती है, क्या होती है, घनत्वता जो होती है वो बढ़ जाती है। और हाई डेंसली कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं डूब पाती। तो यही मेन रीज़न है डेड सी में भी। क्या रीज़न है कि इसके अंदर जो नमक की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है, साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि इसको क्या करता है, हाई डेंस बना देता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनरली वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर। देखो सामान्यतः क्या होता है कि जो गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं, क्या वो पोल्स से होती हैं या इक्वेटर से होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। तो सही आंसर क्या है, इक्वेटर से। वहाँ पर हमने आपको समझाया था ना कि जो इक्वेटर है 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, मतलब कि विषुवतीय रेखाएं हैं। तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि हमारा जो सूरज है, हमारा जो सन है, उसकी जो किरणें होती हैं, है ना, सूरज की किरणें जो होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। किस पे पड़ती हैं, इसी विषुवत रेखा वाले रीजन में सीधी पड़ती हैं। तो उसका जो आसपास का जो रीजन होता है वो गर्म होता है। समझाया था, देखो इसको डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये डायग्राम क्या है कि यह है इक्वेटर, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, हमारा सूरज है। तो इसकी जो किरणें होंगी वो सीधी पड़ेंगी इस वाले रीजन पर और इसके आसपास वाले रीजन पर। तो सीधी सी बात है कि अब ये जो पूरा रीजन है जिस पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं, है ना, एकदम सीधी पड़ रही हैं, तो ये पूरा रीजन क्या हुआ, गर्म हुआ। तो यहाँ पर प्रेजेंट जो पानी होगा, है ना, जो जल होगा, समुद्र का जो रीजन होगा, वो क्या होगा, वो भी बहुत गर्म हो जाएगा। अब जब वो गर्म हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से उठने वाली धाराएं क्या होंगी, वो होंगी गर्म होंगी। तो सीधी सी बात है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछा था कि गर्म धाराएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो गर्म धाराएं इक्वेटर से उत्पन्न होती हैं। समझ आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ इक्वेटर, भूमध्य रेखा के निकट से उठती हैं। क्यों, क्योंकि वाला रीजन क्या होता है, गर्म होता है। अब है नीप टाइड अकर्स।
नीप टाइड कब होता है? ये देखो, ये है जब सन और मून लाइज इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर पूछा है नीप टाइड। नीप टाइड का मतलब है लघु ज्वार भाटा, ठीक है। लघु, यहाँ पर लघु मतलब छोटे वाला, जो कम वाला लेवल होता है, उसके बारे में पूछा गया है कि वो कब होता है, जब सन और मून लाइज इन द सेम डायरेक्शन, या फिर सूरज और चंद्रमा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, या फिर धरती और चंद्रमा जो होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्या है इसका सही रीज़न? तो इसका सही रीज़न है जब सूरज और चंद्रमा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कब होता है ये? जब सूरज और चंद्रमा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तब आता है नीप टाइड। हमने आपको बड़े ही अच्छे से और एक्सप्लेन्ड तरीके से बताया था कि ये कैसे होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सूरज जो है यहाँ पर अपनी तरफ से क्या लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। इधर से कौन लगा रहा है? इधर से लगा रहा है चंद्रमा, यानी मून लगा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जब ये दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तब क्या आएगा? नीप टाइड आएगा, मतलब कि लघु वाला ज्वार आएगा, लघु ज्वार भाटा। इसी को कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो कम पानी का लेवल उठेगा ऊपर की तरफ। तो यही इसका रीज़न है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। निम्नलिखित में से किस में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लवणीय जल पाया जाता है? अब देखो यहाँ पर ये गलत लिख किया है, ये लवणीय नहीं है, ये अलवणीय है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब क्या होता है? मीठा पानी। तो मीठा पानी कौन सा होता है? जिसमें लवण नहीं होते। तो क्या आएगा? अलवणीय आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या पूछा है? फ्रेश वाटर पूछा है। ओशंस में फ्रेश वाटर होता है, आइस कैप्स में होता है, रिवर में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। देखो ओशन में तो बिल्कुल नहीं होता। आपको पता है कि ओशन का पानी कैसा होता है? वो नमकीन होता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या पूछी है? लार्जेस्ट परसेंटेज पूछी है। अब आइस कैप्स में परसेंटेज हमने आपको पढ़ाई थी, कितनी है? वो होती है 2%। कितना है? 2%। रिवर और जो नदियाँ होती हैं उनमें कितनी होती है? उनमें सबसे कम होती है, वो होती है 0.0001%। सबसे कम किस में है? नदियों में है, ठीक है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें वाटर वेपर के फॉर्म में होती है, जल वाष्प के फॉर्म में, वो है 0019। एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा है, नदियों में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किस में है? आइस कैप्स में, जो कि 2% है। ये पूरी टेबल हमने आपको नोट्स में दी है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कि क्या परसेंटेज है, कितना परसेंटेज फ्रेश वाटर है, कितना परसेंटेज सलाइन वाटर है ना, ग्राउंड वाटर में कितना है, इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स में कितना है, स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलों में कितना है, महासागरों में कितना है, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि हमने आपको पूरे डिटेल्ड में सारे नोट्स विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो वो जाइए और उनसे डिटेल चैप्टर ज़रूर पढ़िए। मेरा कहना यही है कि डिटेल चैप्टर पढ़िए, उसके बाद ये MCQs सॉल्व कीजिए, ठीक है। वो आपके शॉर्ट रिवीजन में भी बहुत काम आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग सुनामी। अब देखो, सुनामी में ह्यूज टाइडल वेव्स राइज अप टू द हाइट ऑफ। सुनामी के दौरान जो ज्वारीय तरंगे होती हैं ना, वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती हैं? कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती हैं? उठ सकती हैं। ये उठ आएगा, ये उड़ नहीं आएगा, ये उठ आएगा, ठीक है। ये उठ है 15 सेंटीमीटर तक, 15 मीटर तक, 15 किलोमीटर, या फिर 150 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? 15 मीटर तक उठती हैं, ठीक है। इसके हमने आपको रीज़न भी बताए थे कि सुनामी क्यों आती है। सुनामी क्यों आती है? जैसे मानिए ये आपका लैंड वाला पार्ट है, मतलब ज़मीन वाला पार्ट, और ये जो है यह आपका समुद्र है, ठीक है। तो जब इस समुद्र में जो ओशन का ये जो बॉटम होता है ना, यहाँ पर भी क्या है? आपकी प्लेट्स होती हैं। तो जब वो प्लेट जो खिसकती हैं, है ना, तो यहाँ से मानो अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गए, ज्वालामुखी आ गए, ठीक है ना, या फिर यहीं पर कहीं भूस्खलन हो गया, ठीक है ना, यानी बड़ा बदलाव हो गया। तो एक प्लेट नीचे और दूसरी जो उसके ऊपर, ऐसे एक प्लेट नीचे दूसरी ऊपर, तो क्या हुआ? धड़ाक से एक तरफ का पानी क्या होगा? नीचे गिरेगा, और एक का जो होगा वो ऊपर की तरफ उठा हुआ रह जाएगा। तो इस रीजन से क्या होगी? वेव्स उठेंगी, बहुत बड़ी वेव्स,
ठीक है। और पहले से हमारे समुद्र पर क्या होती हैं, जो छोटी छोटी वेव्स होती हैं जिन्हें कि पवनें बनाती हैं, है ना, विंड्स बनाती हैं, तो वो ऊंची ऊंची हो जाएंगी। इसके किसके कि यहाँ पर जो है ज़मीन में बहुत बड़ा हिस्सा जो है, एक हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया है, तो उससे डिस्टर्ब होके क्या हुआ, बहुत बड़ी ऊंची ऊंची वेव्स उठने लगी और जो कि सुनामी का रूप ले लेती हैं और आगे जाके बहुत ही भयानक क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन करती हैं। तो इनकी जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 15 मीटर तक होती है ना। सेंटीमीटर तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो हम ऐसे ही काट देंगे, ठीक है। 15 किलोमीटर भी बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में 15 किलोमीटर बहुत बड़ा है। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी लगाएंगे तो भी आप सॉल्व कर देंगे, और ना ही 150 किलोमीटर हो सकता, ठीक है। सही आंसर है 15 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ द, इसमें क्या है, हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। पृथ्वी की जो सतह है उसका कितना भाग जल से ढका हुआ है, यानी पानी से ढका हुआ है, कितना भाग ढका हुआ है। तो देखिए ये भी हमने आपको अच्छे समझाया था कि ये माना हमने हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, तो इसमें अगर हम 3/4 हिस्सा इसका ले लेना, ये पूरा, ये जो पूरा रीजन यहाँ से बचा, ये पूरा रीजन जो है ये 3/4 भाग जो है ये जल से ढका हुआ है। कितना सारा पानी है हमारे यहाँ पर, है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी पानी की कमी है। इसका हमने आपको फुल एक्सप्लेनेशन बताया था कि इतना ज़्यादा पानी होने के कारण, है ना, और हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है कि वो 3/4 सरफेस एरिया कवर करती है। जिस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है वहाँ आज को पानी की कमी है, ठीक है ना, वहाँ पानी की कमी है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए हमने समझाया था कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, 3/4 हुआ, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटेन्स ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन द ओशन, यहाँ पे कॉमा आएगा, ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। वह प्रक्रिया जहाँ पर जल जो है, जल मतलब पानी जो है, लगातार अपने स्वरूप को बदलता है ना। किसको बदल रहा है, अपने स्वरूप को बदल रहा है, और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या हम उसको वाटर साइकिल बोलते हैं, या फिर टाइड्स बोलते हैं, ज्वार भाटा, या ओशन करंट यानी महासागरीय धाराएं बोलते हैं, या वेव्स यानी तरंगे बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे उसको, कि जहाँ पर जो जल है वो अपने स्वरूप को बदल रहा है और वायुमंडल और धरती के बीच देखो चक्कर लगा रहा है। वैसे आप इसको लॉजिक से कर सकते हो कि वो जो है वो चक्कर लगा रहा है, ऊपर उठा नीचे आया, ऊपर उठा फिर क्या हुआ, फिर से नीचे आया। तो ये क्या हो गया, वाटर साइकिल हो गया। वाटर साइकिल हमने आपको पूरी समझाई थी ना। क्या समझाया था उसमें, कि जो हमारे यहाँ पर जो बड़े बड़े नदियाँ हैं, है ना, समुद्र हैं, ओशंस जो हैं, बड़े बड़े पॉन्ड हैं, है ना, झील नाले जो भी हैं, उनसे जो पानी ऊपर उठा, वो कैसे उठा पानी, वो उठा इवेपोरेशन के प्रोसेस से। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, वाष्पीकरण। क्यों, क्योंकि जब सूरज की किरणें आती हैं तो इस गर्मी से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, भाप बन के पानी ऊपर उठता है, क्योंकि गर्म पानी हमेशा ही हल्का होता है। तो वो ऊपर उठा, जब वो और ऊपर उठेगा तो और फिर और हल्का हो जाएगा, तो जाकर क्या होगा, यहाँ पर बादल बन जाएंगे इसके, और यहाँ पर क्या होता है, बादलों में फिर यह होता है कंडेंसेशन, यानी कि संघनन होता है, ठीक है। संघनन हुआ। अब जब ये पानी की बूंदें पहले शुरुआत में छोटी थी, फिर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि भारी हो जाती हैं कि वो यहाँ पर टिक नहीं पाती, तो नीचे वर्षा के रूप में ये पानी जो है नीचे आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। वर्षण का मतलब क्या है, वर्षा का हो जाना, ठीक है। तो फिर से ये पानी कहाँ आ जाता है, हमारी नदियों में आ जाता है, ठीक है, हमारे खेतों में आ जाता है, हमारे समुद्रों में आ जाता है कि नहीं है। हर जगह ये पानी फिर से आ जाता है, और फिर से जो हमारे खेत हरे भरे हो जाते हैं, हमारी भूमि के अंदर ग्राउंड वाटर फिर से भर जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, फिर से इवेपोरेशन होगा, फिर से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला, वाटर साइकिल बोला है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर।
अलवण जल के, देखो यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर है, यानी अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से होंगे, अलवण का मतलब है फ्रेश वाटर, मतलब कि मीठा पानी। अब मीठा पानी ओशंस में होता है, नहीं होता, तो ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है ना। रिवर में होता है, पॉन्ड्स में होता है, स्प्रिंग ग्लेशियर, जी हाँ ये हो गया, स्प्रिंग और ग्लेशियर में होता है, तो यही इसका आंसर है। यहाँ पे ओशन है, ये हम काट देंगे, ठीक है। मतलब नदियों में होता है, ताल में होता है, सोते और हिमनद में होता है। ये हमारी पृथ्वी पर क्या है, बड़े बड़े फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं, यानी अलवण जल के मुख्य स्रोत हैं, जिनको ह्यूमन यूज़ कर सकता है अपनी खेती में, अपने खाने पीने में, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो उनको यूज़ कर सकता है। तो वो हो गया अलवण पानी। चलो आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन। अब जब हमने पूरा चैप्टर ही किसके ऊपर पढ़ा है, जल के ऊपर पढ़ा है, वाटर के ऊपर पढ़ा है, तो उसमें यह क्वेश्चन तो आना लाजमी ही था कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। इस दिन हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि हमारी जो ब्लू प्लैनेट है उस पर बहुत सारा पानी है, उसके बावजूद हमें पानी की रक्षा क्यों करनी चाहिए, यानी कि जो हमारा नीला ग्रह है, ठीक है, नीला ग्रह ही इसलिए कहा जाता है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद हमें पानी को बचाना है। तो उसकी हमने अवेयरनेस के लिए एक दिन चुना है, वो दिन हमने क्या चुना है, 22 मार्च चुना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनरली सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज़। यहाँ पर सैलिनिटी की बात करी गई है, यानी सामान्यतः महासागर की लवणता होती है। यहाँ महासागरों की बात करी गई है, यानी ओशंस की बात करी है, नदियों की बात नहीं करेगी, ओशंस की बात करी गई है, जो आपने देखा होगा जिसका पानी क्या होता है, नमकीन होता है, ठीक है। क्योंकि जब नदियाँ जाती हैं तो अपने साथ क्या लेकर जाती हैं, बहुत सारे मिनरल्स लेकर जाती हैं, सॉल्ट लेकर जाती हैं, है ना। किस में से, पहाड़ों में से, आसपास की जल जो भूमि होती है वहाँ से खोद खोद के लेकर जाती हैं सारे मिनरल्स। तो उसी से क्या होता है, जो हमारे समुद्र होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, वो नमकीन हो जाते हैं, ठीक। तो उनकी सैलिनिटी पूछी है, क्या पूछी है, सैलिनिटी, यानी लवणता, कि उनके अंदर नमक कितना होता है। तो उनके अंदर नमक होता है 35 पार्ट्स पर मिलियन। ये इसके एग्जैक्ट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेटली होती है वैसे 35 पार्ट्स पर मिलियन होती है, ठीक है। वैसे अलग अलग महासागरों की सैलिनिटी अलग अलग होती है। क्या है, 35 पार्ट्स पर 1000 है, ये टी है ना, यहाँ 1000 है, क्योंकि इसको 1000 में ही नापा जाता है। और सैलिनिटी होती क्या है कि जैसे कि हमने माना, हमने 1000 ग्राम हमने पानी लिया, कितना लिया, 1000 ग्राम हमने वाटर ले लिया, और उस वाटर में हम कितना साल्ट डालें कि वो नमकीन हो जाए, ठीक है ना। तो वो होती है किसी भी ओशन की या फिर महासागर की लवणता। जब 1000 ग्राम में हमने 35 क्या डाला, 35 पार्ट्स डाल दिए उस चीज़ के, 1000 पार्ट्स में हमने 35 पार्ट्स डाल दिए, तो वो उसकी लवणता 35 में आएगी। किस में आएगी, 35 पार्ट्स पर 1000 में आएगी। इसलिए यहाँ पर 1000 है, तो यहाँ हम 1000 में काउंट करते हैं उसको। तो ये थे हमारे चैप्टर 5 के वाटर मतलब जल के MCQs थे। डिटेल्ड हमने पहले पढ़ा दिया है, MCQ हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कोई आपका हमारे लिए सुझाव है तो वो भी ज़रूर बताएं। कोई डाउट है, देखिए इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप अच्छे से पूछिए, हम आपके आंसर ज़रूर देंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी सीरीज़ को फॉलो भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।